दोस्तों, ये कहानी है सोनपुर की। सोनपुर के एक आदमी ने हमसे ये कहानी शेयर की थी और वो चाहता है कि हम इस कहानी को अपने चैनल पर शेयर करें, जो कि कहानी बहुत ही डरावनी है। तो आइए सुनते हैं सोनपुर की कहानी। दोस्तों, सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वही गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वो गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। दोस्तों, रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता, तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। तो भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलकर और कोई भी नहीं टहलता था, क्योंकि उस भूत का खौफ उन गांव वालों पर ऐसा था कि शाम होते ही सारे लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते थे और उन लोगों का कोई भी काम होता तो वो लोग दिन ही दिन में अपने सारे काम कर लिया करते थे, क्योंकि उस भूत का खौफ उन पर ऐसा था कि वो लोग उस भूत से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो भूत कभी किसी का नुकसान किया करता था, कभी किसी का नुकसान किया करता था। और दोस्तों, ऐसे ही एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उससे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जब और तब से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ भूत नहीं आता। यह देखकर साधु भी बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसा भूत है जो मेरे काबू में नहीं आ रहा है। और साधु कहता है कि ऐसा भूत तो मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे भूतों को कैद कर लिया है, लेकिन न जाने ये भूत कैसा है। और अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन से रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं और सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं कि भूत पर कैसे काबू किया जाए कि वो भूत इस साधु की कैद में आ जाए। फिर साधु ने उन सबको बताया कि इस भूत पर कैसे काबू किया जा सकता है। साधु ने उन लोगों को बताया कि ये भूत अगर रात को निकलता है तो इसका मतलब है कि इस भूत को रोशनी से डर लगता है। फिर साधु ने कहा गांव वालों से, रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में आएगा तो किसान हाथों में मिसाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। तो दोस्तों, रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। और वो भूत इतनी तेज़ी से भाग जाता है कि गांव वाले सारे उस भूत के पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं।
और वो भूत जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है तो वैसे ही साधु तुरंत उसके पास जाकर उस भूत को पेड़ से बांध देता है और कुछ पढ़ने लगता है। अपने मन ही मन में न जाने वो साधु क्या पढ़ रहा था कि भूत बहुत ही परेशान हो रहा था, बहुत ही खूंखार चीखें निकाल रहा था। और फिर वो साधु उस गांव वालों से इशारा करता है। साधु का इशारा गांव वाले समझ जाते हैं और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाती है और वो भूत हमेशा हमेशा के लिए जल जाता है। फिर गांव वाले सारे खुश हो जाते हैं और उस साधु को बहुत ही दुआएं देते हैं और फिर सारे गांव वाले खुश होकर साधु को कोई न कोई चीज़ दे देते हैं और साधु वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलता है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि समस्या चाहे किसी भी तरह की हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, फैज़ाबाद ज़िले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज़्यादा होने लगी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात दुर्गश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। वो भी दूसरी ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतज़ार में रुक गए। तभी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती थी तो कुछ उजाला नज़र आता था, वरना अमावस्या रात से भी ज़्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। दुर्गश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखाई दी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे दुर्गश के पास गई और कहने लगी कि मुझे रामपुर जाना है। दुर्गश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसीलिए 700 रुपया लूँगा। फिर दुर्गश ने कहा अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूँगा। दुर्गश ड्राइवर की बात सुनकर लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी भी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूँगी। उस लड़की की बात सुनकर दुर्गश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूँगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुँचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये दे दूँगी। इतना सुनते ही दुर्गश ने कहा, ठीक है मैडम जी, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गश ने उस लड़की को उसके घर के पास पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गश अपने 400 रुपये के इंतज़ार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौट कर नहीं आई। दुर्गश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो लड़की अब तक क्यों नहीं आई है। उसने घर की घंटी बजाई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। दुर्गश ने
उस बुढ़िया से कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई हैं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, अरे बेटा कौन हो तुम बेटा? और बेटा तुम कौन सी मैडम की बात कर रहे हो? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। उस बुढ़िया की बात सुनकर दुर्गेश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? और मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर बातों ही बातों में दुर्गेश ड्राइवर की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। दुर्गेश ने बुढ़िया से पूछा, माँ जी वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है क्या? दुर्गेश ड्राइवर की बात सुनकर बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, हाँ वो मेरी ही बेटी है। ए बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उस बुढ़िया के हाँ जवाब सुनते ही दुर्गेश ड्राइवर बोल पड़ा, माता जी मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लेकर आया हूँ, यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी मेरे पैसे दे दीजिए, देखिए सुबह भी हो रही है, मैं कब से यहीं खड़ा हुआ हूँ। दुर्गेश ड्राइवर की बात सुनकर बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, अरे बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो बेटा? बुढ़िया की बात सुनते ही दुर्गेश ड्राइवर होश के उड़ गए। वो तेज़ी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो दुर्गेश ड्राइवर देखता है कि उसकी सीट में 400 रुपये रखे हुए थे। फिर उस पैसे को दुर्गेश ड्राइवर ने भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बिठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से दुर्गेश ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता, रातों को घर में आराम से सोता। क्योंकि जिस लड़की ने दुर्गेश ड्राइवर से लिफ्ट मांगी थी वो दरअसल लड़की नहीं, वो उसकी एक आत्मा थी जो सालों पहले ट्रेन से कटकर वो लड़की मर गई थी। जैसे ही बुढ़िया की बात सुनी ड्राइवर के होश उड़ गए। फिर ड्राइवर को सारी बात समझ में आ गई कि अगर वो लड़की सालों पहले ही मर चुकी है ट्रेन से कटकर, तो जिसे मैं लेकर के आया था तो क्या ये उसकी आत्मा है? दोस्तों फिर उसके बाद में दुर्गेश ड्राइवर ने कभी भी रात को ऑटो नहीं चलाया। वो दिन ही दिन में ऑटो चलाता था और अपने घर वापस चला जाता था। क्योंकि दुर्गेश ड्राइवर ने एक अपने ऑटो में आत्मा को बिठाया था जो समझ नहीं पाया था कि ये आत्मा है। दुर्गेश ड्राइवर ने समझा कि ये कोई पैसेंजर लड़की होगी। जब उसको सच्चाई पता चली तो दुर्गेश ड्राइवर उस दिन से रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया और दिन ही दिन में सिर्फ दुर्गेश ड्राइवर ऑटो चलाता था। फिर जब उस बुढ़िया ने
दुर्गस ड्राइवर की बात सुनी तो वो बुढ़िया समझ गई कि ये मेरी ही बेटी की आत्मा होगी जो अभी इधर उधर भटक रही है। फिर उसके बाद में उस बुढ़िया ने अपने आदमी से कहा कि हमारी बेटी की आत्मा या रूह इधर उधर घूम रही है, वो तड़प रही है। फिर उसके बाद में उस बुढ़िया ने और उसके आदमी ने पंडित जी को अपने घर बुलाया और पूजा हवन करा के अपनी बेटी की आत्मा को शांति दिलाई। फिर उस दुर्गस ड्राइवर को भी सुकून मिल गया। की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हालांकि ठंड थी। रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने का सौंपा गया। और दोस्तों, मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार बारिश गरजने में पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मुनासिब न समझकर आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बना शानदार बिल्डिंग नज़र आई। वो बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। और मैं तेज़ी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुम बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। और उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उसे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। सिस्टर जूलिया की बात सुनकर मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर या मक्खी घुस जाएगी। और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के हल्के से मैं सर हिलाकर सिस्टर की बात बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ ही कदम 10 कदम ही चला था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराते पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे लहजे में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं अब धीरे धीरे संभल गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताईं। कैप्टन विनोद को चेहरे पर रेशमाई मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी तुम मिल चुके हो? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लेना, नहीं तो सच में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से
लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर मैंने देखा एक खून के छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर मैं चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। और तुम कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैप्टन विनोद, आपके बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, यहाँ बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक चला जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया है? जी क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते हो जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हो आप? जो आज तक किसी को नहीं पता चला, जो आज तक कोई ना जान सका, वो मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दो, मैं डर से रोने लगा हूँ। कैप्टन विनोद, नहीं, बिल्कुल नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओगे। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आवाज़ थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहा शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढ, लेकिन वो सैनिक ना मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए हुए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जान पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वालों से कोई भी पूछताछ नहीं की गई। ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा अस्पताल एक पल में खंडरात में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मैंने कहा कैप्टन से कि अस्पताल तो अपनी असली हालत में खड़ा है, फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि हॉस्पिटल गिर गया था? फिर मेरी बातों को अनसुना कर दिया। कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी, कोई नहीं बचा। उस ब्लास्ट में दीवार पर पड़े खून की छींटें भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यहाँ यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडरात नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यी भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया।
मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? ये सुनते ही कैप्टन विनोद कहकहा लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, ये कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। फिर इसके आगे कैप्टन ने क्या कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं एकदम से बेहोश हो गया था कैप्टन की बात सुनकर। फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता चला। फिर चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं उसे नींद से जागा, बेहोशी से जागा। मुझे घूरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंखों खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश तो आ गया। तो मैंने कहा, तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने का भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तलक छोड़ दिया और हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे और कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, अभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। फिर जब हमने उनसे तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो वो बोले कि तुम लोग शोमेश से ही पूछ लेना और जो भी वो बताएगा वो सब अक्षरशः सच ही बताएगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देखकर मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने कहा, हाँ। सर में हिलाया कि हाँ, उनका नाम कैप्टन विनोद ही था। फिर मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो राज़ी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक आधा जला खंडर था जिसके एक टुकड़े पर पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। इतना देखने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। फिर मैंने सबसे वो सारी बात बताई जो कैप्टन ने मुझे बताई थी। ये इतना ही बता रहा था मैंने। फिर सब लोग डर गए और हम सब अपने घर वापस आ गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों, ये कहानी है एक भूतिया हॉस्पिटल की, जिस हॉस्पिटल में भूत आत्माएं रहती थी और वहीं के डॉक्टर ने ये कहानी हमसे शेयर की है और वो चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे उनकी कहानी अपलोड करें। तो दोस्तों, चलिए जल्दी चलते हैं कहानी की ओर। वीरान नगर के हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से रवि नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? रवि ने जवाब दिया, नहीं। ये सुनते ही उस आदमी ने रवि के जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर आना था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रवि को कुछ समझ नहीं आया। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ,
तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुंच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ, इसे ले जाकर ट्रीटमेंट के लिए तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडरों के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुँच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट पे मिला था वो दरअसल पागल है और पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाला नहीं है तो वो पागल गुस्से में थप्पड़ सबको मार देता है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि को परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। दोस्तों, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि वो जो अस्पताल था वो दरअसल पागल खाना था जहाँ पागलों का इलाज होता था। ये रवि वही अस्पताल में पहुँच गया था। दोस्तों, अभी रवि के साथ आगे क्या होगा ये आप इसी स्टोरी में सुनेंगे। फिर सभी मरीजों को देखते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम इन्हें सारी चीज़ों को सुलझाना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। और दोस्तों, जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। सब मरीजों का डर से चेहरा पीला पड़ने लगा और जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी कंपाउंडर थे, जैसे ही 12 बजा सबके चेहरे पर पीला रंग होने लगा। सबके हवाइयाँ उड़ने लगी और हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं और वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। और दोस्तों, उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। रवि ने मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आया और बाहर ही आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखाई दिया कि आज रात तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है,
इसीलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। और कुछ ही देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज़ की ओर गया और उसी चीख की आवाज़ की तरफ भागने लगा। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि उस दरवाजे को खुलवाता है। दरवाज़ा खोलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी ज़ोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट आ गई। तभी एक ज़ोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आज रात तुम पागल हो जाओगे। रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ए पागल आदमी, तूने ये क्या किया है? और तू रुक, तुझे अभी मैं बताता हूँ और तुझे बिजली का झटका लगाता हूँ। रवि की बात सुनकर पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। और अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं, बिजली वगैरह से अब मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि बिजली लगने के ही कारण मेरी मौत हुई थी। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से थप्पड़ मारा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि रवि की चीखें से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लिटा दिया गया। उसी दिन से रवि की दिमागी हालत ख़राब है और अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट भी काट दिया है। और दोस्तों, रवि की ये हालत उसी भूत को देखकर हुई थी जो आदमी उस अस्पताल में मर गया था। उसी की रूह उस अस्पताल में भटक रही थी, इधर उधर घूम रही थी। रवि का उसी भूत से, उसी आत्मा से सामना हो गया था। उसी रात से रवि की हालत ऐसी हो गई कि वो दोबारा उठ ना सका। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं और फिर पता नहीं रवि के साथ क्या होगा। रवि जिंदा भी रहेगा या तो फिर मर जाएगा, पता नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रवि की ये हालत उसी भूत को देखकर हुई थी या फिर रवि कोई नाटक कर रहा है? आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मज़ीद इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक मिल सके।